ऑल राइट देख लो इधर। देखो इसको साथ के साथ समझना ना, बहुत सिंपल टॉपिक है। देखो तो जब हमने बात करी थी फुलरॉश लॉ की, ठीक है, फुलरॉश लॉ की क्या चल रहा है, कहाँ बैठना चाहती है तुम? हो गया फाइनल, बैठ। जब हम बात करते हैं फुलरॉश लॉ की, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो तो हम लोगों ने ये पढ़ा था ग्राफ से कि अगर हम ग्राफ बनाते हैं मोलर कंडक्टिविटी विद रेस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, ये एक्स एक्सिस पे ये है, वाई एक्सिस पर ये, ठीक है। तो हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो ग्राफ देखो, कंसंट्रेशन हाई का मतलब वॉल्यूम कम, मतलब एक कटोरी में नमक डालने वाली चीज। तो ये हमने पढ़ा था कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो थोड़े से पानी में भी वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टूट जाएगा। तो हमने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन हाई है क्योंकि इट इज इंक्रीजिंग लाइक दिस, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये ग्राफ हमने कैसे पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ बना पाया और मोस्ट ऑफ द पाथ पे वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आया। लेकिन एक टाइम अगर आपको याद हो तो ऐसा आ गया था जहां पर उसने क्या बोला था कि भाई इससे ज्यादा मैं एक्सटेंड अब इसको नहीं कर सकता। तो क्या हुआ कि ये उसने एक्स्ट्रापोलेट करके बोला कि भाई यही जो है, ये जो पॉइंट है, ये है मोलर कंडक्टिविटी उस सिचुएशन का जब कॉन्सेंट्रेशन 0 है। कॉन्सेंट्रेशन 0 होने का मतलब कि हमें पानी में नमक डाला तो हुआ है पर अपने को फील ही नहीं हो रहा कि पानी में नमक है। क्यों? क्योंकि वो जो 1 मोल नमक जो था, 1 मोल सॉल्ट NaCl, वो सॉल्ट हमने बहुत सारे पानी में डाल दिया, इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया। इफ यू रिमेम्बर ये कौन सा केस था बच्चे कि 1 मोल सॉल्ट आपने स्विमिंग पूल में डाल दिया या रिवर में डाल दिया, तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि उसमें सॉल्ट पड़ा भी हुआ है क्योंकि इट हैज बीन डाइल्यूटेड लॉट ऑफ टाइम्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये ग्राफ उसने एक्स्ट्रापोलेट करके कि कॉन्सेंट्रेशन जहां पे 0 है वहां पे उसने बताया कि ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये किसके लिए ग्राफ बनाया था फुलरॉश ने? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, यस और नो? लेकिन जब उसने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ बनाया तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कैसे किया? अब ये तो इसका होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब ग्राफ बनाया फुलरॉश ने बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, तो वो ग्राफ कैसे हुआ? हाई कॉन्सेंट्रेशन में हमने पढ़ा था क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब वो टूटेगा ही नहीं, थोड़े बहुत पानी में वो बिल्कुल कम टूटेगा। सीखा था कि नहीं सीखा था? फिर जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन घटी क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेशन घट रही थी, थोड़ी थोड़ी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही थी, और जब एक सफिशिएंट अमाउंट में कॉन्सेंट्रेशन घट गई, देखो कॉन्सेंट्रेशन का घटना, समझ रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन का घटना, तो यहाँ पे क्या हुआ? वॉल्यूम का बढ़ना। इसी बात है, मिठास घट रही है तो मतलब पानी बढ़ा रहे हैं हम उसके अंदर, तो पानी कम मीठा होता जा रहा है। नमकीन पानी था, हम उसके अंदर उसकी जो सॉल्टी कैरेक्टर है वो घटता जा रहा है, तो क्या हो रहा है? अब पानी बढ़ा रहे हो तो नमक तो मिला नहीं रहे क्योंकि नमक तो 1 मोल ही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो क्योंकि अगर नमक 1 मोल है उसमें पानी मिलाते जा रहे हो आप ज्यादा, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये वॉल्यूम ज्यादा, कॉन्सेंट्रेशन कम, तो उसका जो टेस्ट है वो वो हल्का होता जाएगा। पर वो ग्राफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि यार इस कॉन्सेंट्रेशन पे तुरंत मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई थी। इफ यू रिमेम्बर मोलर कंडक्टिविटी क्या थी बेटा? व्हाट वाज मोलर कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी थी कि जो आयॉन्स हैं वो कितनी तेज दौड़ रहे हैं और कितनी जल्दी करंट को वो कंडक्ट कर पा रहे एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक, दैट वाज मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी में हमने वर्ड पढ़ा था मोलर मतलब 1 मोल सॉल्ट के जो आयॉन्स हैं वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं, दैट इज व्हाट यू कॉल एज द मोलर कंडक्टिविटी। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो यहाँ से आप देखिएगा ये कॉन्सेंट्रेशन C थी, बढ़ते ये ऐसे आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये ग्राफ को वो एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर पाया क्योंकि ये पैरेलल हो गया था वाई एक्सिस के। तो अगर वो सोचता भी कि मैं एक्स्ट्रापोलेट कर लूं तो भी वो पैरेलल ही जाता, तो कॉन्सेंट्रेशन कभी 0 पे तो पहुंच ही नहीं पाता ना, और कभी कॉन्सेंट्रेशन 0 पे अगर पहुंच ही नहीं पाता तो इसका क्या मतलब होता कि आप कभी भी कोई ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते जहां पे कॉन्सेंट्रेशन 0 है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ से आप मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू नहीं निकाल पाते। जैसे इसमें तो निकाल पा रहे हो, पीछे एक्स्ट्रापोलेट करा तो हमने कहा जी ये पॉइंट आ गया जिसपे कॉन्सेंट्रेशन 0 है लेकिन मोलर कंडक्टिविटी की ये वैल्यू है,
यहाँ पे क्या हुआ, आपने इसे एक्स्ट्रापोलेट करा तो वो पैरेलल ही होता जा रहा है, तो कहाँ मिलने वाला है एक्सिस से, मिलेगा ही नहीं कभी। तो क्या मैं एक्स्ट्रापोलेट करके कोई ऐसा पॉइंट पे पहुंच सकती हूँ जहां पे कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो? नहीं पहुंच सकती। yes or no? क्योंकि जितना वो प्लॉट कर रहा था उतना ही ग्राफ पैरेलल हो रहा था मोलर कंडक्टिविटी वाली एक्सिस की। तो क्या कुर्रॉस ग्राफ से वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल पाया? वीक के लिए नहीं निकाल पाया, स्ट्रॉन्ग के लिए निकाल पाया। ठीक है, तो ग्राफ की हेल्प से क्या पर्पस था कुर्रॉस का? पर्पस कुर्रॉस का यही था कि उसे निकालना था इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या कंडक्टिविटी होती है एक सॉल्ट। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अब देखो, तो कुर्रॉस ने क्या किया कि कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हम कंडक्टिविटी ग्राफ से निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को निकालेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? तो उसने क्या कहा कि ग्राफ से तो मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी तो निकाल ही सकता हूँ, तो ग्राफ की हेल्प से जो ये निकालेंगे, इनकी वैल्यूज की हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी निकालेंगे। तो पहला सवाल इस पे क्या बनेगा? स्टेट कुर्रॉस लॉ। तो स्टेट कुर्रॉस लॉ में ऑटोमेटिकली ये पूछने की जरूरत नहीं है कि ग्राफ बनाना है कि नहीं बनाना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है, और आपको उसमें उसका पर्पस भी बताना है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हर आयन इतनी दूर हो जाता है कि वो आयन बहुत तेजी से भागता है और अपनी मैक्सिमम स्पीड पे भागता है, क्योंकि अगर Cl भागेगा, अगर Cl भाग रहा है तो Na+ कहाँ है? Na+ कहीं और दूर है, तो Na+ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Cl तक नहीं पहुंच रही, ठीक है, और अगर Na भाग रहा है तो Cl की अट्रैक्शन नहीं पहुंच रही, तो Na+ इज टोटली आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ Cl नेगेटिव आयन एंड वाइस वर्सा, कि Cl पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और Na पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो दोनों अपनी मैक्सिमम स्पीड से भाग रहे हैं और दोनों ही फिर बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज अ मैक्सिमम कंडक्टिविटी एक मोल सॉल्ट की, ठीक है। अब सुनो, तो ये हमारा कुर्रॉस लॉ का ग्राफ। अब सवाल देखो कैसे आता है, इसमें तुमको समझना है। तो पहला स्टेट कुर्रॉस लॉ, ऑटोमेटिकली ग्राफ्स बना दीजिएगा। कुर्रॉस लॉ का पर्पस क्या था? उसने ये बोला कि भाई मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ बना पाया और उससे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी निकाल पाया, ठीक है, पर मैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल नहीं पाया, जो कि हम ग्राफ से देख सकते हैं कि वो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। और क्योंकि वो ग्राफ स्ट्रेट जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ग्राफ स्ट्रेट जाएगा तो कभी भी हम इसको वाई एक्सिस पे कट नहीं करा पाएंगे। और वाई एक्सिस पे कट करने का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन जीरो से कॉन्सेंट्रेशन जीरो पे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालना, तो वो तो कभी वाई को कट करने वाला है नहीं, तो ये ग्राफ हमारे लिए टोटली यूजलेस हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट के, ठीक है, इतनी बात समझ में। तो अब देखो उसमें क्या करना है। तो न्यूमेरिकल देखो किस तरह से आता है। न्यूमेरिकल रहेगा if the molar conductivity at infinite dilution of HCl is 500, जो भी वैल्यू उसके यूनिट बताती है, molar conductivity at infinite dilution of CH3COONH is 200, molar conductivity at infinite dilution of सवाल कहेगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COH निकालो। ये सवाल क्या है क्वेश्चन? अब ये बताएगा नहीं कि आपको कुर्रॉस लॉ से सॉल्व करना, क्वेश्चन बस बोलेगा दिस इज द डेटा गिवन टू यू। सिंपल सा क्वेश्चन है that the molar conductivity at infinite dilution of HCl is given, molar conductivity at infinite dilution of CH3COON is given, NaCl is given, आपको बताना है molar conductivity at infinite dilution of CH3COOH, ठीक है, ये हमारा सवाल। अब देखो मैं इसको ना, आपकी एनसीईआरटी एक अलग तरीके से करती है बट वो ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ, ध्यान से देखो। हमारे पास ना 4 रिएजेंट्स हैं, ठीक है, जो 4 रिएजेंट दिए जाएंगे ना हमको, उनसे डेफिनेटली एक इक्वेशन बनेगी और डेफिनेटली एक डबल डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन बनेगी। डबल डिस्प्लेसमेंट सबको पता है ना, जैसे हम करते थे ए बी का रिएक्शन कराया सी डी से, तो क्या होगा, ए गोज विद डी एंड बी गोज विद सी, ये तो करते थे। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा ए डी प्लस
BC, यही तो पढ़ा है, AD प्लस BC, ऐसे तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बताओ। तो आप ये देखो कि किसका ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, क्या पढ़ते थे डबल डिस्प्लेसमेंट में, पॉजिटिव गोज विद नेगेटिव एंड पॉजिटिव गोज विद नेगेटिव, याद आ गया राइट। तो बिल्कुल ऐसे ही कुछ करके इक्वेशन आपको बनानी है, सबसे पहला ये काम, बाकी वैल्यूज को तो तुम भूल जाओ, ठीक है। अब देखना जरा, तो आप देखो मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि मुझे CH3COONA का कुछ हो सकता है, तो मैं लिखती हूँ CH3COOH प्लस NaCl, ठीक है, गिव्स मी व्हाट। अच्छा एक चीज और बताती हूँ, इक्वेशन बनाओगे कैसे, ध्यान समझना। भाई तुमको दिख रहा है कि यार CH3COH ये है, तो अगर इसमें CH3COO दिख रहा है तो इसके साथ कभी भी दूसरा केमिकल सेम आयन वाला नहीं आएगा, समझ रहे हो। रिएक्टेंट चूज करें ना हम लोग, मैंने कहा भाई ये मान लो मैंने पहला ये रिएक्टेंट उठा लिया, ठीक है, तो इसके साथ ये तो कंफर्म हो गया ये नहीं आएगा, करेक्ट है। तो अब ये नहीं आएगा, अब इसमें कौन कौन है देखो, CH3COO है और Na है, ठीक है। तो अगर मैं सोचो ये चूज कर लेती तो उसके साथ NaCl कभी नहीं आता। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, कहने का मतलब अगर आप ये चूज कर रहे हो तो इसके कैटायन और एनायन और इसके कैटायन और एनायन बिल्कुल अलग होने चाहिए, कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो आप इसको तोड़ के देखो कि CH3COOH को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो अगर कोई बच्चा इसको और इसको लेता है कि भाई मैं इनको रिएक्ट कराऊंगा, तो आप ले ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो शॉर्टकट क्या है, आयंस आपको मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स मिलेंगे, उन कंपाउंड्स को आप नॉर्मली ब्रेक कर लो, रेडिकल्स तो सबको पहचानने आते होंगे, तो पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है इनको आप अपने आप ढूंढ लो। फिर आप देखो कि हमें तो वो दो उठाने कि नेगेटिव ये है, इसका नेगेटिव Na और Cl है, कुछ भी कॉमन नहीं है, सब अलग अलग है। अगर तुमने इसके साथ किसको ले लिया तो फिर इसमें CH3COO नेगेटिव कॉमन आ गया, तो ये भी हम एज अ रिएक्टेंट नहीं ले सकते। मतलब एरो की एक तरफ पे जो हमें लेना है कॉम्प्लेक्स, उसका कैटायन सॉरी एनायन कैटायन कैटायन एनायन सब अलग अलग होने चाहिए, ये पहचान, समझ गए। तो कोई भी दो तुम उठा लो ऐसे, अब देखो तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव गोज विद नेगेटिव एंड पॉजिटिव गोज विद नेगेटिव। तो पहला आपको काम यही करना है, इन चार रिएजेंट से इन चार कंपाउंड से एक इक्वेशन बनानी है और वो इक्वेशन बना के उसे बैलेंस करना है, या तो इक्वेशन बैलेंस डी बन जाएगी नहीं तो बैलेंस कर लो, ठीक। अब बताओ, तो CH3COH यहाँ पे क्या बन गया HCl और साथ में बन गया नेगेटिव पे डिस्कस हो गया इसके साथ, तो ये बन गया CH3COO Na, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रही बात, सबको तो बताओ, करेक्ट है। अब बहुत सिंपल है, तुम्हें इसका वैल्यू निकालना, देखो इसका, ठीक है। तो टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट। ऐसा कोई रूल होता नहीं है पर ये लग जाता है इसमें, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है, किसी रिएक्शन के लिए कभी तुमसे कोई बोले तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उसका लॉजिक मैं आपको बताऊं मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, राइट। देखो हमें ये पता है कि ये सारे आयन्स हैं, राइट। अगर ये 100% ये टूट जाए, 100% ये टूट जाए, तो मुझे पूरे CH3CO नेगेटिव मिलेगा और पूरा H+ मिलेगा। अगर NaCl टूट जाए तो मुझे पूरा Na+ मिलेगा और पूरा Cl मिलेगा, युवराज। अगर HCl पूरा टूट जाए तो मुझे H अलग मिलेगा, पूरा Cl मिलेगा। तो इसका मतलब हम जब बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, तो 1H+ यहाँ है तो 1H+ यहाँ पे भी है, 1 CH3CO नेगेटिव यहाँ भी है तो 1 CH3CO नेगेटिव यहाँ पे भी है, एक Na यहाँ पे भी है तो एक Na यहाँ पे भी है, यही तो करते हैं बैलेंस करने में। तो इसका मतलब रिएक्टेंट साइड पे जितने टोटल आयंस हैं हर टाइप के, वो प्रोडक्ट साइड पे टोटल आयंस के बराबर है कि नहीं है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 1 मोल Na है और यहाँ पे 1 मोल Na है, तो Na+ की इनफाइनाइट डाइल्यूशन का सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है कि नहीं होती है। भाई अगर सबको खुला छोड़ दिया कि भाई जितना तेज भाग सकते हो भागो, तो अपने साइज के हिसाब से कोई तेज भागेगा कोई धीरे भागेगा, लेकिन उसकी एक अपनी स्पीड तो होगी, तो वो तो यहाँ पे भी मेंटेन रहेगी और यहाँ पे भी मेंटेन रहेगी। तो इसीलिए हम इस टेक्निक से निकाल लेते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, आपकी जो बुक है वो बहुत अलग तरीके से काम करती है। एनसीईआरटी में जो इसका मेथड ऑफ सॉल्विंग दे रखा है ये बहुत शॉर्टकट मेथड है। तो आपको बस इतना समझना है कि जो 4 रिएजेंट आपको दिए उनको आइडेंटिफाई कर लो कौन को रिएक्टेंट में रखना है, बच्चे मुझे 2 प्रोडक्ट में आ जाएंगे। फिर इक्वेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट, बस इतना तो तुमको करना है। तो अब लिखो जरा, इसका तो वैल्यू x है, बैलेंस है बेटा, इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत नहीं। NaCl की क्या दे रखी है मोलर कंडक्टिविटी 250,
इक्वल्स टू HCl की मोलर कंडक्टिविटी क्या दे रखी है 500 और CH3COONA की कंडक्टिविटी क्या दे रखी है 200। बस आप HCl निकाल दो और ये कितना आ जाएगा 500 प्लस 200 माइनस 250, तो ये आ गया 500 माइनस 50। ये इससे इजी कोई मेथड नहीं है। मैं आपको एनसीईआरटी का मेथड बताती हूँ वो कैसे करते हैं। देखो वो भी कई बच्चे उसी को ऑप्ट करेंगे मुझे पता है, बट अगर समझ में आ जाए तो भाई वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। पर मुझे ये थोड़ा ज्यादा इजी लगता है, ठीक है। यही है कोई खत्म। तो हमने क्या किया, देखो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। सबको पता है ये विनेगर है CH3COH, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कैसे पता चली, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो सबका अपना अपना ग्राफ कोई रोश ने बनाया होगा और सबके ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करके सबकी वैल्यू निकालनी होगी। पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ फुलरॉश नहीं बना पाया होगा, तो इन तीनों की मदद से उसने वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू निकाली। ठीक है, एक क्वेश्चन करो। मैंने तुमको दिया मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लस ये वाला मेथड कर दिया तो हमने काट दिया तो नहीं काट ही सकते हम। बोर्ड में सारे मेथड आते थे, बोर्ड में कोई ऐसा नहीं होता कि मेथड वाला दोबारा बताएं क्या बताया है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या किया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ बना पाया ना फिर स्ट्रेट लाइन वाला, तो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ एक हद तक बना पाया, उसके बाद नहीं बना पाया। तो क्या किया, तो उसने अपने मन से एक्सट्रापोलेट कर दिया ना, मतलब पीछे की तरफ खींच दिया और एक्सट्रापोलेट करने के बाद उसने क्या करा कि यहाँ से डॉट 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 ये वाला पॉइंट आ गया। ये क्या पॉइंट था, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन, किसके लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ऐसे आया था, वो पहले बाय के पहले हाँ ठीक है। तो अब देखो, तो इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट था, उसका ग्राफ ऐसा कुछ आया था, तो वो पैरेलल होता जा रहा था ना, तो पैरेलल का हम ग्राफ से नहीं निकाल सकते, तो निकालेंगे कैसे, तो ये स्ट्रॉन्ग की मदद से हमने निकाल लिया ना इक्वेशन बना के, ये दिखा रही हूँ। इक्वेशन यही बनी हाँ वो लाइक में एनसीईआरटी में नहीं बनी है, एनसीईआरटी का मेथड ही नहीं है। मैं तुमको कह रही हूँ पहले तुम्हें ये समझ में आ गया, ठीक है। अभी एनसीईआरटी का देखोगे खुद ही मना कर दोगे तुम, ठीक है। चलो देखो इसका करो, पहले ये क्वेश्चन करो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस इज गिवन टू यू। ये सब 4 में से 3 की मोलर कंडक्टिविटी विल बी गिवन टू यू और आपको चौथे की कैसे करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। बना ली क्वेश्चन, देखो क्या रिएक्टेंट में क्या डाला तुमने, KOH प्लस है ना। आगे बात समझ, इक्वेशन क्या बनेगी, ये तोड़ो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है, मेहर, प्रीति, आशीष, दिवांश। ये दिवांश तो यहाँ आके घर क्यों चला गया, हां बाहर खड़ा था ऐसा, हाँ क्या बात। तो यहाँ से क्या देगा, KCl प्लस H2, ठीक है। तो घर पे ही है ना दिवांश, घर पे रह गई तो मैं भी घर पे रह गया अभी, अरे यार चलो कोई बात नहीं। अब बताओ क्या होगा, तो KCl और ये बन गया H2O, ठीक है।
अब बताओ KOH का वैल्यू पता है 550, HCl का वैल्यू पता है 500, should be equals to KCl का वैल्यू which is 650 प्लस H2O का वैल्यू मुझे निकालना है। यानी कि इसको कैसे लिखोगे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर वाटर हमें निकालना है। तो बस ये कितना आ जाएगा अपने पास 1050 माइनस 650 और ये आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ वाटर। कितना आ गया ये 400। ठीक है, आगे बात समझ में कि नहीं? तो इस तरह तो ये हमारा ये मेथड है। अब मैं आपको बताती हूँ एनसीईआरटी को कैसे करते हैं। एनसीईआरटी ऐसे करते हैं, एनसीईआरटी कहेगी कि भाई आपको वैल्यू दे रखी है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ HCl की, ठीक है, करेक्ट है। तो इसको आप लिख सकते हो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ H प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ Cl नेगेटिव। ये जोड़ जाड़ के 500 बनेगा। यही तो है भाई, कौन बना रहा है HCl की कंडक्टिविटी? ये एनसीईआरटी का मेथड है, ठीक है। तो HCl की मोलर कंडक्टिविटी को कौन बना रहा है? H प्लस आयंस और Cl नेगेटिव आयंस। तो अगर इनको इतना फ्री छोड़ दिया जाए कि ना H प्लस Cl को अट्रैक्ट कर रहा ना Cl H प्लस को अट्रैक्ट कर रहा, मतलब इनफाइनाइट एडिशन पे, तो H प्लस और Cl नेगेटिव दोनों क्या करेंगे? बोलो, ये दोनों क्या करेंगे? ये अपनी नेट कंडक्टिविटी जोड़ जाड़ के 500 बनाएंगे। 500 मतलब इस 500 के अंदर इसकी भी अलग कंडक्टिविटी होगी, मान लो इसकी होगी 400, इसकी होगी 100, तो जोड़ जाड़ के 500 बन गई पूरे HCl, ठीक है। फिर देखो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन आपको दे रखी है CH3COONA, तो ये मुझे क्या देगा? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ CH3CO नेगेटिव अपना अलग एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ Na प्लस आयंस अलग। ये जोड़ जाड़ के कितना है? 200, क्योंकि इस पूरे की मोलर कंडक्टिविटी 200 है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी भी 200 है, ठीक है। तो हमने कहा कि इस पूरे की कंडक्टिविटी किस किस की वजह से आ रही है? इसमें दो टाइप के आयन, एक नेगेटिव आयन एक पॉजिटिव आयन, तो उन दोनों की कंडक्टिविटी की वजह से सम कितना है इसका? 200। समझ रहे हो? अंडरस्टैंड? फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ NaCl, तो पूरे कंपाउंड NaCl की मोलर कंडक्टिविटी क्यों आ रही है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ Na प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ Cl नेगेटिव, एंड दैट इज गोइंग टू बी 250, ठीक है। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, मतलब ये पूरा टूट चुका है इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, तो दैट इज CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी। तो पहले एनसीईआरटी लिखेगी, ठीक है, और ये लिखना बहुत सिंपल है, इसको 1 2 3 मार्क करेगी। फिर अब आपको ध्यान लगाना है कि किन दो को जोड़ के किसको माइनस करना। तो अगर तुम्हें एनसीईआरटी का मेथड भी फॉलो करना है तो तुम इसकी हेल्प से कर सकते हो। तुमने अभी इक्वेशन क्या बनाई थी? तुमने इक्वेशन बनाई थी CH3COO Na प्लस HCl, तुम्हें क्या दे रहा था? CH3COH प्लस NaCl, या इसका उल्टा बनाया था। तो तुमने क्या किया? इसका वैल्यू था 200, HCl का वैल्यू था 500, इसका वैल्यू था X, NaCl का वैल्यू था 250। तो तुम बेसिकली क्या कर रहे थे? 200 प्लस 500 में से 250 घटा रहे थे, तो X मिल रहा था। ये वो मेथड है जो हमने सीखा, तुरंत आंसर आ गया तुम्हें, राइट। तो अब इसी की हेल्प से हम एनसीईआरटी का मेथड भी फॉलो कर सकते हैं इजीली, क्योंकि एनसीईआरटी कहती है कि भाई इनमें से बताओ इन दो का सम बचना चाहिए एंड में, तो किन्हीं को जोड़ो, उसमें से किसी को माइनस करो। अब अगर मैं ये मेथड नहीं बताऊं तुमको तो बहुत देर में तुमको ये समझ में आएगा कि देखो अगर मैं देखती हूँ कि मुझे ये और ये का सम चाहिए, फाइनली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मुझे इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है ना एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, यस और नो, और ये किसके बराबर है? CH3CO नेगेटिव आयन और H प्लस आयन। तो मुझे ये दोनों का सम चाहिए, तो इनको जोड़ दो, और बाकी ये नहीं चाहिए तो ये दोनों इसमें आ जाए, तुमको सब इन दोनों के जोड़ में से इसको घटा दो। तो एनसीईआरटी ऐसे बताती है, समझ रहे हो? तो एनसीईआरटी पहले ये इक्वेशंस मार्क करती, फिर क्या बोलती? 1 + 2 - 3, ये करो और फिर आंसर निकालो। तो फिर फाइनली बताओ इनको जोड़ोगे तो क्या बनेगा? H + Cl + this + this माइनस दिस तो Cl से Cl चला जाएगा, Na से Na चला जाएगा, तो बचे तो यही दोनों आयन्स के नहीं, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? CH3COOH। सुनो मैं क्या बोल रही हूँ? तो इसको तुम ये जो चीज है ना ऐसे लिखना। अब तुम्हें क्या दिख रहा है? 200 और 500 जोड़ने, तो तुम एनसीईआरटी भी फॉलो करो मेथड, तो ये इक्वेशन तो लिख सकते हो। अब
अब तुम्हें 200 और 500 इस मेथड से जोड़ने हैं, तो इनको बोलोगे 1 + 2, बस ये लिखना तुमको 1 + 2 - 3, तो 1 + 2 - 3, अब सीधा लिखो फिर मोलर कंडक्टिविटी है ऑफ इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ CH3COH इज इक्वल टू 200 + 500 - 250। तुम समझ रहे हो कैसे तुम्हें उन लोगों को थोड़ा पागल बनाना है, करना अपना ही मेथड है, पर ऐसे लिख के ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इतना करा ये तो सब लिख सकते हैं डायरेक्ट। उसके बाद ये मेथड से अपने को पता है किसको जोड़ना है और किसको घटाना है, समझे? तो ये किस में आ रहा है, इसमें, ये किस में आ रहा है, पहले वाले में, तो 2 + 1, एंड में 250 घटा रहे हो -250, तो 250 किस में आ रहा है, -3, तो तुम उस हिसाब से इक्वेशंस का जोड़ घटा इसके हिसाब से कर लो, तो 1 + 2 - 250, जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा ये निकाल तो चुके हैं हमें आंसर इसका। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो स्कूल में सिर्फ लिखने का तरीका बदलना है, मेथड यही है एट द बैक ऑफ द माइंड। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? लिखना में ऐसे है, लिखना है ऐसे। अब मैं तुमको ऐसे एग्जांपल देती हूँ, देखो तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी जैसा फॉलो करेगी बेटा अपने को तो वैसे लिखना पड़ेगा। देखो समझ गए तुम लोग ये मेथड क्या मैं बोल रही हूँ? अब देखो इसको कैसे लिखना, मान लो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दी BaOH होल ट्वाइस का मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 800, मोलर कंडक्टिविटी इंफाइनाइट ऑफ BaCl2 इज 1250, H2O को मोलर कंडक्टिविटी निकाल दो, मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ HCl is constant। ये वाटर की मोलर कंडक्टिविटी हमें इस डेटा के हिसाब से निकालनी है, ठीक है? अब तुम अपना रफ वर्क में छोटा सा ऐसे करके देखो, ठीक है? तो जो मेरा वाला मेथड है उसको रफ वर्क में करना, लिखना तुमको एनसीईआरटी के हिसाब से, नंबर उसी का मिलेगा। तो अपना क्या है, इक्वेशन बना लो, अब तुम बताओ किस किस को जोड़ोगे, क्या हो गया? करना है किस चीज के लिए, रफ वर्क के लिए? चलो ठीक है, इनमें से किसको जोड़ के इक्वेशन बनाओगे बताओ, इक्वेशन बताओ, किन किन का रिएक्टेंट में डालोगे या प्रोडक्ट और H2O और BaCl2, इनको भी जोड़ सकते हो। तो H2O तुम्हें पता है कैसे टूटता है, H+ और OH नेगेटिव, करेक्ट है? और BaCl2 कैसे तोड़ता है, Ba+2 और Cl-1, ये नंबर क्रिस क्रॉस सोचो कैसे कराओगे, ये 2 आया तो Ba का वैलेंस ही रहा होगा, और यहाँ कुछ नहीं आया तो यहाँ Cl का वैलेंस ही -1 रहा होगा। H2O में H+ and OH नेगेटिव, ये तो काफी टाइम से पता ही है, राइट? तो पॉजिटिव गोज नेगेटिव, तो यहाँ पे बन गया HCl, और पॉजिटिव गोज नेगेटिव, तो ये बन गया BaOH होल ट्वाइस। ये तो क्लियर है सबको कि नहीं? तो अभी क्या करो बताओ, ठीक है? अब देखो, तो वाटर का वैल्यू है x, BaCl2 का वैल्यू कितना है 250, 1250 सॉरी, HCl का वैल्यू कितना है 500, अरे अच्छा, और इसका कितना है BaOH होल ट्वाइस का 800, तो ये हो गया x + 1250 इक्वल टू 1300, यस और नो? तो x की वैल्यू आ गई 50, ये हमने सॉल्व कर लिया, आंसर 50 ही आ गया। अब लिखेंगे कैसे एनसीईआरटी के हिसाब से बताओ? तो हमें इक्वेशंस पता है, तो जिन जिन का इक्वेशंस तुमको पता है उनको कैसे लिखोगे, सिर्फ लिखने का तरीका है यार, नहीं तो मैं तो ये कराती हूँ, ठीक है? और क्योंकि नंबर नहीं मिलेंगे, और एक बार अपने स्कूल में करके देख लेना, क्योंकि बच्चे तो कर लेते थे, मैं ऑनेस्टली बताऊं, बच्चे करते थे नंबर मिल जाता, आंसर तो ये है। हाँ तो नंबर नहीं भी करते हैं, बट फिर एनसीईआरटी जो मेथड एक बार फॉलो कर लो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब देखो BaOH होल ट्वाइस जो है उसे कैसे लिखोगे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ दिस लैम्डा ऑफ Ba+2 प्लस लैम्डा इंफिनिटी ऑफ OH नेगेटिव, मुझे बताओ कितनी बार, 2 बार, क्योंकि टूटने पे ये 2 OH देगा। ये चीज समझ में आ रही है? जो नीचे नंबर होता है वो नंबर ऑफ आयन्स होते हैं, लेकिन उसकी वैलेंसी यहाँ से आती है, समझ रहे हो बात? अब और हमने वो क्या दे रखे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ BaCl2 that shall be lambda infinity of Ba+2 plus 2 times lambda infinity of Cl। क्यों 2 टाइम्स? क्योंकि BaCl2 है, जब 1 मोल सॉल्ट टूटेगा तो कितने Ba+ आयंस मिलेंगे, 1 मोल, और कितने Cl नेगेटिव आयंस मिलेंगे, 2 मोल, समझ रहे हो? पर ये जो 2 आया है
वो चार्ज किसका बनेगा, Ba का, और जो यहाँ 1 आया है वो चार्ज किसका बनेगा, Cl का। ठीक है, आई बात समझ के नहीं। फिर और क्या दे रखा है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ HCl दैट इज लैम्डा ऑफ H प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ Cl। तो मेरे हिसाब से ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। और हमने क्या किया था, हमने 1300 आया था, मतलब 800 और 500 का सम किया था और उसमें से 1250 घटाया था। तो 800 और 500 क्या है, ये तो क्या था देखो, BaCl2 का वैल्यू था 1250 और BaOH का वैल्यू था 800 और इसका वैल्यू था 500। तो हम क्या लिखेंगे कि जो वैल्यू हमें निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डिल्यूशन ऑफ वाटर हमें निकालने को बोला गया, तो दैट इज लैम्डा इंफिनिटी ऑफ H प्लस लैम्डा इंफिनिटी ऑफ OH नेगेटिव। ये निकालना है अपने को, यही तो है सवाल। ठीक है, यही तो निकालना है। तो ये जो वैल्यू आएगी वो हमने कैसे निकाली, निकाल तो लिया ही आंसर। तो हमने क्या करा, 800 और 500 को जोड़ा, उसमें से 1250 घटाया। तो 800 वाली इक्वेशन ये रही, 500 वाली ये रही, यानी कि मैं लिखूंगी 1 + 3 - 2 gives me my answer. So basically molar conductivity at infinite dilution of H2O shall be, तो अब आप क्या करोगे देखो, 1 और 3 को लिखोगे जोड़कर, तो आप लिखोगे लैम्डा इंफिनिटी ऑफ Ba + 2। देखना जरा, फर्स्ट वाला लिखती हूँ, प्लस 2 टाइम्स लैम्डा इंफिनिटी ऑफ OH नेगेटिव प्लस लैम्डा इंफिनिटी ऑफ H प्लस लैम्डा इंफिनिटी ऑफ Cl नेगेटिव माइनस ये। अच्छा देखो, अच्छा मैंने बैलेंस करा था ये इक्वेशन, मेरा बैलेंस है इक्वेशन, इक्वेशन बैलेंस कर दिया। हमने लिया था H2O प्लस BaCl2, ये आया था HCl और BaOH होगा इसमें, तो BaCl2 तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। ये बैलेंस इक्वेशन थी। H2O की वैल्यू थी 500 × 2, BaCl2 की वैल्यू थी 1250, HCl की वैल्यू थी 500 × 2 और इसका वैल्यू था मोलर कंडक्टिविटी H। H2O का वैल्यू एक्स्ट्रा नहीं होगा, x², H2O का वैल्यू एक्स्ट्रा नहीं होगा। नहीं बिल्कुल सही है, बैलेंस सही करा ना, 4 हुए ना, 2H यहाँ से 2H यहाँ से और 2 to the 4 और 2 O यहाँ से 2 O यहाँ से, सही करा बैलेंस। तो बैलेंस में कोई दिक्कत नहीं। टू 275 वैल्यू है। देखो हमने इक्वेशन बनाई थी ना, वही करा है, ज्यादा कुछ नहीं। इक्वेशन बनाई थी, बैलेंस नहीं करा था, तो बैलेंस करा तो यहाँ पे देखो H2O था और यहाँ HCl था, ये थी ना अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो यहाँ Cl1 था, यहाँ Cl2 थे। इक्वेशन बनाने के बाद तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 2 लगाओगे कि नहीं लगाओगे। तो उसके चक्कर में क्या हुआ, 2H यहाँ से हो गया और 2H यहाँ से हो गया, तो कितने H हो गए टोटल, 4। तो यहाँ पे 2 ही H है, तो यहाँ लगा दो। और उसके चक्कर में OH 2 बार है, तो OH तो 2 बार O आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो। तो बेसिकली व्हाट आर वी हैविंग, क्या मिल रहा है हम लोगों को बताओ। हम लोगों को मिल रहा है H2O का, हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालना है बेटा। मोलर मतलब 1 मोल का, तो X मान लो 1 मोल का मोलर कंडक्टिविटी है, तो 2 मोल का मोलर कंडक्टिविटी कितना होगा, 2x। यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है BaCl2 का 1250, 1 ही मोल का दे रखा है। व्हाट इज दिस वैल्यू गिवन, लैम्डा m। मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, तो मोलर कंडक्टिविटी मतलब 1 मोल अगर ये ले ले तो इतनी कंडक्टिविटी है, तो 1 मोल ही इस्तेमाल हो रहा है, तो 1250 एज इट इज यूज कर दिया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पानी तो ले लिया। HCl का कितना यूज कर रहे हैं, 2 मोल। हमें ये दे रखा है अगेन मोलर कंडक्टिविटी 1 मोल के लिए, तो इसीलिए 2 × 500 कर दिया।
कि हम तो 1 मोल कंडक्टिविटी ले रहे हैं कि 1 मोल अगर HCl होता तो कितनी कंडक्टिविटी होती, तो 2 मोल अगर HCl होगा तो कितनी कंडक्टिविटी होगी, वही निकालेंगे। सिमिलरली BaOH वोल्टेज की बात करो तो 800, तो 1000 प्लस 800 1800, और इधर से 1250 घटा के उसको 2 से डिवाइड कर दो। सही बात है, ठीक है। तो अब ये जो हमने 3 इक्वेशंस बनाई ना, ये तो हमारा रफ वर्क हो गया जो हमने कर लिया, बिकॉज दिस इज हाउ वी आर नॉट सपोज्ड टू डू इन एग्जाम, मतलब तुम मत करना, ठीक है, कोशिश करके मत करना। तो ये रफ वर्क में फटाफट कर सकते हो, इक्वेशन बनाई, बैलेंस कर ली। अब तुम ये देखो कि तुमने किसको डबल किया, तुमने डबल किया 500 वाले को, ठीक है, तुमने डबल किया 500 वाले को, बस तुमने जो गिवन वैल्यूज थी उसमें से सिर्फ 500 वाले को डबल किया है। सही बात है। तो हमारा अब आंसर निकालना है ये, तो हमारा अब स्टेप क्या आएगा कि 500 वाला वैल्यू चाहिए, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 2। तो हमारे पास इसको आप दोबारा से इंटू 2 करके लिखोगे, तो आपकी नई इक्वेशन बनेगी हो जाएगा 2 into 500 एंड दैट विल बी 2 times lambda infinity of h plus 2 times plus lambda infinity of h। ठीक है, करेक्ट है, राइट। तो अब आपके लिए क्या बन गया, 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 1000। और अब आप इसको नया कोई इक्वेशन मार्क कर दोगे, इक्वेशन 4। थर्ड इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कोई नई इक्वेशन बन गई ना। अब मेरे लिए ये है मैटर, अब मैंने क्या किया देखो, 1000 में 800 जोड़ा तो 1000 वाली इक्वेशन ये थी और 800 वाली इक्वेशन ये थी, तो अब मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 1250 वाली माइनस इक्वेशन 2। ये तो कर रहे हैं, क्या करा हम लोगों ने, 1000, ठीक है, समझ में आई बात मैं क्या बोल रही हूँ, 1000 प्लस 800, 1000 कैसे बना, 1000 ऐसे बना। सही बात है। तो ये जब आप लिखोगे इस तरह से, करेक्ट है, तो आप देखो क्या करोगे, 1 वाली इक्वेशन में क्या बना, लैम्डा इंफिनिटी ऑफ Ba प्लस 2 बना, प्लस लैम्डा 2 टाइम्स लैम्डा इंफिनिटी ऑफ OH नेगेटिव बना, ये फर्स्ट इक्वेशन में लिखो, प्लस फोर्थ इक्वेशन तो 2 टाइम्स लैम्डा इंफिनिटी ऑफ H बना, प्लस 2 टाइम्स लैम्डा इंफिनिटी ऑफ Cl नेगेटिव बना, क्योंकि ये फोर्थ इक्वेशन थी, ठीक है, माइनस ये वाली इक्वेशन, तो माइनस लैम्डा इंफिनिटी ऑफ 1250 वाली, तो लैम्डा इंफिनिटी ऑफ Ba प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा इंफिनिटी ऑफ Cl। आई बात समझ के नहीं, इसको और इसको जोड़ा, इसको सही है, और उसमें से 1250 घटा है, यही तो कर रहे हैं हम, करेक्ट है। तो बताओ जरा, तो Ba प्लस 2 से Ba प्लस 2 चला जाएगा, देखो इन दोनों के जोड़ में से माइनस किया है, ये जोड़ दोनों का सम, तो माइनस जब अंदर जाता है तो माइनस साइन चेंज हो जाता है ना, मैंने डायरेक्टली कर दिया, और देखो 2Cl नेगेटिव से 2Cl नेगेटिव का चेंज आ गया, तो अपने पास क्या बचा, 2 लैम्डा OH नेगेटिव प्लस 2 लैम्डा H प्लस, यही तो बचा। तो हमें इसी की तो वैल्यू निकालनी थी, पर हमें 2 की वैल्यू नहीं निकाली थी, हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी थी, 2 कॉमन निकालो, तो ये वैल्यू क्या आएगी, तो हमने कहा भी 1000 प्लस 800 माइनस 12, क्योंकि तुमने यही तो किया है 1 प्लस 4, तो अगर राइट साइड पे 1 प्लस 4 करोगे और माइनस 3 2 करोगे, तो लेफ्ट साइड पे भी तो वही करोगे, 1 प्लस 4 माइनस 3। आई बात समझ, जब इक्वेशंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी अगर ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे भी तो करेंगे, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड का दिस प्लस दिस माइनस दिस करा, तो इस साइड पे भी तो करूंगी 800 प्लस 1000 माइनस 1250। सही बात है। तो इसको सॉल्व करके तो ये आ गया और इधर सॉल्व करके आ गया 550, उसमें से मैंने 2 बाहर